हेडिंग डालो, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती नए समाज सुधारक, नए समाज सुधारक। ये चीज कैसे बन जाती है इसमें अपने आप? ये कई बार बनती है। अब चर्चा ना करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। दयानंद सरस्वती इंपोर्टेंट याद रखना, क्योंकि संभावना पूछी जा सकती है। क्योंकि ये कार्यक्रम में अभी विरजानंद जी, क्योंकि एक कार्यक्रम में अभी शामिल हुए थे कौन? नरेंद्र मोदी। महर्षि लगाया जाता है इनके टाइटल के साथ। कौन सा? हाँ, अभी 12 फरवरी को किसको? आज से 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले 200 साल हो गए। कितने? 200 ईयर्स। समझ में आ गई? और नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती के बारे में। इनकी नीति कैसी थी? प्रहार की नीति। डिफेंस नहीं होना है, अटैक करना है। क्या करना है? अटैक की नीति थी, ध्यान रखिएगा। इसलिए इनको एक टाइटल से नवाजा जाता है, हिंदुत्व सैनिक। हिंदुत्व सैनिक का टाइटल दिया जाता है इनको। टाइटल ध्यान रखिएगा, एक तो खुद का महत्वपूर्ण टाइटल है, कौन सा? महर्षि दयानंद सरस्वती। गुजरात के रहने वाले, कहाँ के? गुजरात। कर्म भूमि इनकी, कर्म भूमि राजस्थान थी, ये याद रखिएगा। इनकी कर्म भूमि राजस्थान। नहीं, ऋषियों का ऋषि, ऋषियों का ऋषि। एक चीज इससे, एक चीज जरूर याद आएगी आपको। आप जब मेरे से पूछते तो कुछ और दिमाग में मेरे आ जाता है। तो आपने पढ़ा था अभी देवेंद्रनाथ टैगोर को, देवेंद्रनाथ टैगोर को महर्षि कहा गया। महर्षि, कौन सा? महर्षि। और महर्षि इनको ये टाइटल दिया था महर्षि अरविंद ने। किसने? अरविंद घोष। वहां पर लिख लेना, आपके काम का है, एग्जाम में कभी पूछ ले। किसको? देवेंद्रनाथ टैगोर को, ये याद रखिएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर जो अपने ने कल लिखा था, देवेंद्रनाथ टैगोर को महर्षि की उपाधि दी थी किसने? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने। इसको याद रखिएगा। कर्म भूमि कौन सी थी? राजस्थान। कौन सी? राजस्थान। मृत्यु भी कहाँ ही है? राजस्थान में। तो राजस्थान में जब हुई है तो राजस्थान के उदयपुर में इन्होंने एक सभा की स्थापना करी थी, जिसको कहा जाता परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा, ये याद रखिएगा आप इनको। परोपकारिणी सभा इंपॉर्टेंट। कहां पर? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। और उदयपुर के उस समय जो शासक थे उनका नाम था सज्जन सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? सज्जन सिंह, ध्यान रखिएगा। सज्जन सिंह के समय उदयपुर के अंदर किसकी स्थापना की गई? परोपकारिणी सभा की। उदयपुर जाओगे तो सज्जनगढ़ का दुर्ग है, किसका? कहते हैं मानसून दुर्ग कहा जाता है। कौन सा?
मानसन दुर्ग कहा जाता है, लोग घूमने जाते हैं सज्जनगढ़ को देखने। ठीक है, तो कर्म भूमि राजस्थान है। मृत्यु कहाँ गई थी? अजमेर में हो गई थी। आगे बता दूंगा एक कहानी कैसे मृत्यु हुई। कर्म भूमि राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर में सज्जन सिंह के समय, मेवाड़ का महाराणा कौन है? सज्जन सिंह के समय किसकी स्थापना की गई? परोपकारिणी सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई, ये स्पेशल ध्यान रखिएगा। अब दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण भूमिका है क्या? तो इन्होंने किसका विरोध किया? कहाँ सीखा? वो तो वो विवेकानंद है। वो कौन है? विवेकानंद है, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इन्होंने किसका विरोध किया? ध्यान रखिएगा। मूर्ति पूजा का क्या किया इन्होंने? विरोध किया। मूर्ति पूजा के भारत में सबसे बड़े आलोचक, सबसे बड़े आलोचक इनको जाना जाता है। मूर्ति पूजा का ध्यान रखिएगा स्पेशल। दूसरा, इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ध्यान रखिएगा स्पेशल। वेदों की ओर लौटो। दूसरा, भारत भारतवासियों का, भारत भारत भारतवासियों का। दो, और इन्होंने कहा बुरे से बुरा स्वराज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। बुरे से बुरा स्वराज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। यानी कि हर हालत में क्या होना चाहिए? स्वराज होना चाहिए। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन वो हमेशा विदेशी राज्य से क्या रहेगा? अच्छा ही रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द स्वदेश, स्वभाषा, नमस्ते, इन शब्दों का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति। हिंदी को, किसको? हिंदी को मातृभाषा बनाने का बहुत ज्यादा जोर लगाया किसने? दयानंद सरस्वती ने। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी। भारत भारतवासियों का, जो भारत में रह रहा है उन्हीं का भारत है और किसी का भारत नहीं है। भारत भारतवासियों का, कहीं पर भी हिंदू जैसी बात इन्होंने नहीं कही है। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा है कि कुछ न कहीं 2-3 इन्होंने कार्यक्रम चलाए। समझ में आ गया? उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था शुद्धि आंदोलन। कौन सा? शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसे आज की तारीख में आप कहते हो ना घर वापसी। कौन सी? घर वापसी। जो किसी कारणवश किसी दूसरे धर्म में शामिल हो गए हैं, दबाव से, प्रेशर से, लालच से, डर से, उनको वापस अपने धर्म के अंदर वापस बुलाना, जिसको आज की तारीख में मैंने कहा ना, कई बार कहते हो घर वापसी। अभी आप अखबार अगर पढ़ रहे हो तो लगातार भरतपुर की चर्चा रोजीना आ रही है डेली अखबार में कि इतने लोगों का बड़े स्तर पर धर्मांतरण किया गया। 2 दिन से अखबार पढ़ो तो भरतपुर छाया हुआ है धर्मांतरण को लेकर। किसको लेकर? धर्मांतरण। वहां बड़े स्तर पर पैसा देकर, लालच देकर, पैसे दे देकर कि क्या करवाया जा रहा है? धर्मांतरण कराया जा रहा है। समझे? तो किसी कारणवश ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसने दबाव में, पैसे में, डर से जो धर्म परिवर्तन कर, उनको वापस अपने धर्म के अंदर लेकर आना, उसे ही कहा गया शुद्धि आंदोलन। उनको वापस शुद्ध करना। आज की तारीख में उस शब्द का इस्तेमाल होता है घर वापसी। कौन सी? घर वापसी। अब ध्यान रखना, धर्म परिवर्तन और घर वापसी अलग अलग है। धर्म परिवर्तन का मतलब तो वो हो रहा है कि आप किसी मूल धर्म में थे और आपको दूसरे धर्म में कन्वर्टेड किया जा रहा है। और घर वापसी का मतलब है आप जिस मूल धर्म में थे आपको वापस उसी में शामिल किया जा रहा है। दोनों टर्मोलॉजी को आपको समझना है। शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। दूसरा, गोरक्षा सेवा। आपको कहीं ना कहीं इसमें हिंदुत्व वाली झलक आपको दिखाई देगी, इसको ध्यान रखिएगा।
ठीक है। ये सब चीजें होने के बाद अब नई चीज इन्होंने क्या करी, तो इन्होंने एक संस्था स्थापित करी जिसे इतिहास में आर्य समाज के नाम से जाना जाता है। किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना कहां पर? बॉम्बे में। कब? 1875 में। मेन जो इनका इंस्टीट्यूशन था जिसे इतिहास में प्रचलित माना जाता है वो कौन सा है? आर्य समाज। आर्य समाज का प्रभाव आपको हरियाणा में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा। जो मूल रूप से ये कहते थे कि जो हमारी परंपराएं हैं आपको वापस उन्हीं परंपराओं में लौटना पड़ेगा। समझ में आ गया? इनके आर्य समाज के 10 नियम दिए गए। कितने? 10 नियम। याद रखिएगा, इनके द्वारा 10 नियम दिए गए। दूसरी, जब आर्य समाज की स्थापना हो गई तो इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं। अद्वैतवाद का खंडन, 2-3 पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक तो कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश, सत्य का प्रकाश। उसके अलावा ऋग्वेद भाष्य, अद्वैतवाद का खंडन। हाँ, अद्वैतवाद का खंडन। जो अद्वैतवाद किसने दिया था? कल परसों ही बताया था आपको। किसने दिया था? अद्वैतवाद किसने दिया? शंकराचार्य ने। किसने? शंकराचार्य ने, जिसने ये कहा कि किसी भी प्रकार का कोई द्वैत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई द्वैत नहीं है। भारत को राजनीतिक रूप से एक करने वाले व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त। और भारत को आध्यात्मिक रूप से एक करने वाले व्यक्ति का नाम है शंकराचार्य। दोनों को समझ लीजिएगा। राजनीतिक रूप से एक करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य और आध्यात्मिक रूप से भारत को एक करने वाला शंकराचार्य। भारत की आध्यात्मिक स्पिरिचुअल की सबसे ऊंची पोस्ट, हायर पोस्ट, उस पोस्ट का नाम ही आज की तारीख में क्या पड़ गया? शंकराचार्य। कौन सी पोस्ट का नाम ही पड़ गया? क्या? एक व्यक्ति था जिसका नाम शंकराचार्य था, उसी के नाम से भारत की सबसे बड़ी पोस्ट पड़ गई। कौन सी? शंकराचार्य। शंकराचार्य के द्वारा गुजरात में, उड़ीसा में, कर्नाटक में और उत्तराखंड में 4 दिशाओं में 4 महत्वपूर्ण पीठों की स्थापना की गई। समझ में आ गया? और उन 4 पीठों के जो धर्माचार्य होते हैं, जो सबसे ऊंचे होते हैं, उनको आज की तारीख में शंकराचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंकराचार्य। समझिएगा। आपका राम मंदिर अभी बना था तो इस एक विवाद का विषय आया था कि किसी भी प्रकार का कोई शंकराचार्य नहीं आया, कोई भी शंकराचार्य उस प्रोग्राम में नहीं आए। समझ में आ गई बात? अब अपने को पता ही नहीं है। जब अपने से पूछे कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक पोस्ट भारतीयों की कौन सी है, तो क्या आज पता लगा है शंकराचार्य है। समझ में आ गया? फिर शंकराचार्य के नाम पूछ लो तो ये तो मामला गड़बड़ है। प्रधानमंत्री का नाम याद रहे वही बहुत है। समझ में आ गया? और प्रधानमंत्री का तो नाम ऐसा हो गया, चाय की थड़ी पर जो बेच रहा है ना, जो स्कूल में कभी गया ही नहीं है, उसको भी पूछ लो कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो कहेगा पूरा तो नहीं पता, पीछे का पता है, मोदी है। पीछे का पता है, मोदी है। समझ में आ गया? तो भारत की राजनीति भी 2014 के बाद बहुत ज्यादा बदल गई। आम सामान्य सा व्यक्ति इंटरेस्ट लेने लगा भारत की पॉलिटिक्स में। नहीं तो पहले किसी को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब तो चाय की 5 रुपए की चाय पीते पीते सरकार बदल देता आदमी। क्या अब की बार बदल देंगे? ये भारत की राजनीति बड़ी खतरनाक हो गई है। ठीक है। और अभी मजा और आएगा। अभी 2 महीने है ना चुनाव में, देखिएगा देश में बड़े बड़े बवाल पैदा होंगे। बड़े
जिसकी कल्पना भी आज कल भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, कल भारत बंद का ऐलान किया हुआ किसानों के द्वारा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इन्होंने इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर दी, कुछ किताबें भी लिख दी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही दोनों पूछे जाते हैं। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद, किसकी? इनकी मृत्यु के बाद इनकी विचारधाराओं को लेकर, किसको लेकर? इनकी विचारधाराओं को लेकर दो विचारधाराएं बाहर आ गई। समझ में आ गया? एक विचारधारा को कहा गया जो आज की तारीख में आप पढ़ते हो, दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक, एंग्लो वैदिक। आपको जितने भी स्कूल दिखाई देंगे, डीएवी स्कूल, कौन से? डीएवी जो स्कूल है, कहते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पाश्चात्य शिक्षा। कौन सी? पाश्चात्य शिक्षा। ठीक है, और इसका समर्थन करने वाले लाला लाजपत राय। ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे जो थे उन्होंने कहा गुरुकुल शिक्षा। कौन सी? प्राचीन शिक्षा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्राचीन होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपना केंद्र बनाया किसको? लाहौर को अपना केंद्र बनाया। आज की तारीख में आपके जितने भी स्कूल हैं डीएवी वाले, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। दूसरे कौन से? दयानंद एंग्लो वैदिक। हाँ, दयानंद एंग्लो वैदिक का मतलब पाश्चात्य, वेस्टर्न एजुकेशन देना। कौन सी? और एक कह रहे हैं कि वेस्टर्न की देने की जरूरत नहीं है, वेदों की दो। किसकी दो? वेदों की दो। समझ में आ गया? तो दो विचारधाराएं हो गई, एक वेस्टर्न एजुकेशन को समर्थन करती, एक इंडियन। हाँ, कौन? दयानंद थोड़ी ना गए हैं, दयानंद थोड़ी ना गए हैं, दयानंद के फॉलोवर गए हैं। और मैंने कहा हर एक व्यक्ति जब जुड़ता है तो कुछ अपने विचार भी लेकर घुसता है। ये गुरुकुल, गुरुकुल शिक्षा, प्राचीन समय में कौन सी शिक्षा दी जाती थी? गुरुकुल शिक्षा, प्राचीन शिक्षा, जिसमें वेदों की शिक्षा दी जाएगी। किसकी शिक्षा? वेदों की। आज की तारीख में इसी को तो फॉलो कर रहे हैं। कौन? बाबा रामदेव। हाँ, गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल। और वहीं पर ही जहां पर इन्होंने खोला था, इनका मुख्यालय कहां पर खुला हुआ था? हरिद्वार में। कहां पर? तो अभी आपको पता है बाबा रामदेव का भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी कहां है? हरिद्वार में ही है एजुकेशन यूनिवर्सिटी। समझ में आ गया? जहां पर कौन सी शिक्षा दी जाएगी? वैदिक शिक्षा। कौन सी? तो एक तरफ अंग्रेजी शिक्षा देने वाले और एक तरफ वैदिक शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा देने वाले क्या कहलाए? डीएवी कहलाए, और वैदिक शिक्षा देने वाले क्या कहलाए? गुरुकुल कहलाए। समझ में आ गई बात? इनका समर्थन किसने किया? लाला लाजपत राय के द्वारा। और इनका समर्थन करने वाले व्यक्ति का नाम था गुरु श्रद्धानंद। गुरु श्रद्धानंद। ये दो विचारधाराएं अलग अलग लिख लीजिएगा। एक विचारधारा कौन सी है? डीएवी, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर। कौन सी के? अंग्रेजी। और दूसरे हैं वैदिक शिक्षा के समर्थक। वैदिक शिक्षा के समर्थक। इनका समर्थन करने वाले लाला लाजपत राय, और उसका समर्थन करने वाले गुरु श्रद्धानंद। आपको पता होगा भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी श्रद्धानंद की बहुत बड़ी भूमिका है। जामा मस्जिद में गए थे। कौन सी? दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर गए थे, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए। अलग बात है इनकी बाद में हत्या कर दी गई। श्रद्धानंद की भी क्या हो गई? हत्या हो गई। और लाला की हत्या आपको पता ही है, लाला के ऊपर तो लाठी मारी थी। क्या मारी थी? अंग्रेजों ने लाठी मारी थी। हाँ, इसको जाने की। हाँ, इसके अलावा इनके दो महत्वपूर्ण शिष्य थे।
किसके होंगे? दयानंद के। बात किसकी कर रहे हैं? दयानंद सरस्वती की। एक शिष्य थे जिनका नाम था श्याम जी कृष्ण वर्मा, एक ही नाम है। अच्छा, हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर अपने सब बात करी थी स्वदेश, वहां पर स्वदेश भी लिखा था क्या? स्वभाषा, स्वदेश लिखा था, स्वदेश लिखा था ना, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने स्वदेशी को लेकर, किसको लेकर? आत्मनिर्भर भारत को लेकर, ध्यान रखिएगा, किस पर काम किया? आत्मनिर्भर। तो इनके जो एक शिष्य थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, आपको पता है इनका संबंध कहां से है? राजस्थान से। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई, जिनका नाम ही क्या पड़ा? मिल का नाम ही क्या था? द कृष्णा मिल। कौन सी? द कृष्णा मिल, ब्यावर। कहां पर? ब्यावर। वो किसके द्वारा स्थापित की गई? श्याम जी। और मैंने कहा इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि ये विदेश में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लंदन के अंदर जाएंगे, और लंदन के अंदर इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करेंगे, और विदेशों के अंदर जो भारतीय स्टूडेंट जाते हैं उनके लिए एक हॉस्टल बनाएंगे। उस हॉस्टल का नाम होगा इंडिया हाउस। कौन सा? और उस इंडिया हाउस में रहेंगे कौन? वीडी सावरकर। वीडी, और वीडी सावरकर वही फिर 1857 की क्रांति वाला, और राजस्थान भारत के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन? वीडी। तो ये यहीं से कड़ी जुड़ती है। इनका शिष्य ये है, यही शिष्य कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, और बाहर जाकर महत्वपूर्ण कार्य करेगा। समझेगा? एक आयरिश महिला थी, मैडम ब्लावत्स्की। मैडम ब्लावत्स्की और सर अलकोट। सर ओलकोट, ये इनके दो शिष्य मान सकते हो। इनको इन्होंने भारत बुलाया था। कहाँ बुलाया? भारत में आओ और भारत में क्या करो? प्रचार प्रसार करो। समझ में आ गई बात? ये आयरिश थे, आयरलैंड के। कहाँ के? और इन्होंने आयरलैंड के अंदर एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सी? और इसी से जुड़ जाएंगी बाद में एनी बिसेंट। कौन जुड़ जाएगी? और जो भारत के अंदर होम रूल लीग की स्थापना करेगी। समझ में आ गया? तो ये दोनों थे, कहाँ के थे रहने वाले? आयरलैंड के। कहाँ के? याद रखिएगा। और इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण वही है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियो का मतलब ईश्वर, सोफिया का मतलब ज्ञान। थियो का मतलब ईश्वर। जैसे आप पढ़ते हो ना, डेमोक्रेसी। कौन सी? डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का तंत्र। किसका? ऐसे ही थियोक्रेसी। कौन सी? थियोक्रेसी होती है जहां पर धर्म गुरुओं का शासन चलता है। जहां पर धर्म गुरुओं का। और विश्व के अंदर थियोक्रेसी कहां पर है? भारत में डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी कैसे होगी? शंकराचार्य थोड़ा ना बैठता दिल्ली में। दिल्ली में है थियोक्रेसी। आपको मिलेगी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इटली में, दुनिया का सबसे छोटा देश। कौन सा? वेटिकन सिटी, इटली। कहां पर? इटली। और उसके अंदर, और वहां पर किसका शासन चलता? पोप का। किसका? ईसाइयों का सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गुरु कौन? पोप। उसके आदेश को माना जाता है। तो दुनिया के अंदर थियोक्रेसी एक ही जगह पर है। कहां पर है? वेटिकन सिटी के अंदर। वेटिकन
सिटी, जिसे दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इनके द्वारा कौन सी सोसाइटी स्थापित की गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी, लगभग इसी कालखंड में स्थापित की गई। कौन से में? 1875 के आसपास। समझ में आ गया? इसमें नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, उसके अलावा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये जब भारत आए, क्या है? भारत आए, इनके बुलावे पर, किसके? दयानंद के। किसके? दयानंद के बुलावे पर भारत आए, तो इन्होंने अपना मुख्यालय स्थापित किया एक जगह पर जिसका नाम है अडियार, मद्रास। अपना हेड ऑफिस कहां स्थापित किया? अडियार, मद्रास में। लिख लीजिए, इनके द्वारा भारत में अपना मुख्यालय अडियार, मद्रास में स्थापित किया गया। अडियार, मद्रास में स्थापित किया गया। समझ में आ गया? और यहीं से मैंने कहा, इसी से जुड़ गई कौन? एनी बिसेंट। एनी बिसेंट। दयानंद के शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने राजस्थान के अंदर एक कपड़ा मिल स्थापित करी जिसका नाम क्या है? द कृष्णा मिल। और भारत से बाहर गए, कहां गए? कहां पर गए? लंदन में। आगे चलकर दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको। भारत के क्रांतिकारी विदेश में, किसमें? तब नाम आएगा किसका? श्यामजी कृष्ण वर्मा का। तो लंदन चले गए, और लंदन में आपको मैंने बताया, आगे चलकर बताऊंगा, वापस इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी। साथ में स्टूडेंटों के लिए एक हॉस्टल बनाया जिसका नाम था इंडिया हाउस। ये किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्हीं के कहने पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर मैडम ब्लावत्स्की और अल्कोट का भारत आए, और इन्होंने अपना मुख्यालय स्थापित किया। कहां पर? अडियार, मद्रास में। कहां पर? और इसी अडियार, मद्रास के इस मुख्यालय से आयरलैंड की एक लड़की और जुड़ गई जिसका नाम था एनी बिसेंट। समझ में क्या? और ये एनी बिसेंट जाकर एक समय कांग्रेस की अध्यक्षता करेगी। किसकी करेगी? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगी यही महिला। कौन सी? एनी बिसेंट। होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग दो बनेंगी, एक को बनाएगा तिलक और एक को बनाएगा एनी बिसेंट। समझ में क्या? तिलक जो बनाएंगे वो महाराष्ट्र में, और मैडम जो बनाएगी मद्रास में। कहाँ होगी? मद्रास में। इसके अलावा आपको दयानंद से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई?